बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल क्रैक पीपीएससी विद उन्जा। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोगों ने बात करनी है पीरा एक्ट के बारे में, जिसको हमने ऑफिशियली स्टार्ट करना है। पीरा एक्ट तो वैसे हम लोग अपनी लास्ट लेक्चर में स्टार्ट कर चुके हैं। लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी अपनी पिछली वीडियो के अंदर, उसमें हमने पीरा एक्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो उसके जनरल सवाल आते हैं कि ये बना कब था, ये क्यों बना था, और इसका चेयरपर्सन कौन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन चेयरपर्सन है, और सब डिविजनल लेवल पे इसका कौन हेड है, ये सब हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देख लिया है। ठीक है, जिसमें से एमसीक्यूज आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो मैं अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ, आप लोग उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें से एमसीक्यूज ज़रूर आने हैं। तो हम लोग अपना यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि हम लोगों ने बात की थी कि जो पीरा एक्ट है उसका टोटल हमने पिछले लेक्चर में बात कर ली है कि इसके टोटल हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं। पीरा एक्ट के हमारे पास हैं 18 चैप्टर्स, राइट। ये हमने पिछले लेक्चर में बात की है। और इसके सेक्शंस की भी हमने बात की थी कि इसके 82 सेक्शंस हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि एक पंजाब असेंबली से किस डेट को पास हुआ, गवर्नर के पास ये कब गया, गवर्नर के पास ये क्यों गया, और उसके बाद ये इन्फोर्समेंट डेट इसकी क्या है, ऑफिशियली कब ये जो है ना गैजेट के अंदर आया था। ये सब बातें हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम लोगों ने एक्ट को स्टार्ट करना है ताकि आप लोगों को ये बात समझ आ सके कि पीरा एक्ट जिस डिपार्टमेंट में हम लोग जॉब करने जा रहे हैं उस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, वो डिपार्टमेंट काम कैसे कर रहा है, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या उसकी ज्यूरिसडिक्शन है। एज एसडीओ इंशाल्लाह जब आप लोगों ने जाना है तो वहाँ पे जाके एसडीओ ने क्या क्या करना है, एसडीओ के नीचे कौन लोग होंगे, एसडीओ के ऊपर कौन लोग होंगे, फलां लफ्ज़ का क्या मतलब होगा, फलां टर्म का क्या मतलब होगा। ठीक है, ये सब हमें पता होना ज़रूरी है। जिस डिपार्टमेंट के लिए हम जॉब को हमने अप्लाई किया है उस डिपार्टमेंट का तो हमें 100/100 पता होना ज़रूरी है। इस को बहुत वजह से सुनिएगा। ठीक है, एक दफ़ा यह ख़त्म हो जाए तो इसके मैं आपको शॉर्ट नोट्स और इसके क्विज़ एमसीक्यूज पूरे के पूरे के वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, जिससे आप लोगों को आसानी हो जाएगी मज़ीद एग्ज़ाम्स के लिए। स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये देखें इसकी इन्फोर्समेंट डेट हमारे पास आ जाती है 17 अक्टूबर 2024। यहाँ पे इसका प्रियम्बल बताया गया है कि ये क्यों बनाया गया था, जिसको मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। हम लोग डायरेक्ट अपने चैप्टर पर आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 इसका है प्रिलिमिनरी, और इसमें सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, 4 नाम है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन। तो दिस एक्ट में भी साइटेड पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024। अब यहाँ पे भी एक गलती बच्चे कर सकते हैं, ये है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये है पंजाब इन्फोर्समेंट, बच्चे इसको ये भी समझते हैं पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी एक्ट। ये भी एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक्ट जो हमारे पास है वो रेगुलेशन एक्ट है। नाम इसका सही से पढ़ना है हमने और याद रखना है। इसका एक्सटेंड कहाँ है, इसका दायरा कार टू द होल ऑफ पंजाब है। और कम इनटू फोर्स ये कब होगा, उसने कहा शेल कम इनटू फोर्स जब इसको ऑफिशियली गैजेट में पब्लिश किया जाएगा। और वो ऑफिशियली गैजेट में कब पब्लिश हुआ था हमने भी पढ़ा है कि 17 अक्टूबर को। इसका सेक्शन नंबर 1 है। उसके बाद हमारे पास है सेक्शन नंबर 2 जो कि डेफिनेशन का सेक्शन है। सेक्शन नंबर 2 में सबसे पहले डेफिनेशन हम क्या वो कह रहे हैं कि इस एक्ट में अगर ये लफ्ज़ यूज़ होंगे उनका ये मतलब लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहला लफ्ज़, सबसे पहले हमारे पास है एब्सोल्यूट ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, इसे समझा देती हूँ। एब्सोल्यूट ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पहले जो पढ़ा है लिखा है उसको पढ़ लेते हैं। एब्सोल्यूट ऑर्डर का मतलब होता है इशूड, जो इशू किया गया हो इन फर्दरेंस ऑफ एन ईपीओ, एक ईपीओ के फर्दरेंस में, मतलब फर्दरेंस बोलते हैं आगे मजीद कंटिन्यू करने को। ईपीओ के कंटिन्यू करने में जो इशू हुआ हो, मतलब क्या है इस बात का। बेसिकली ईओ हमें पता है इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स। ठीक है, आप में से बहुत से लोग होंगे जो भी मौजूदा इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स होंगे। ईओ जब किसी जगह पे जाकर उसको सर्च करता है ना, अपनी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे या कोई उसको कह दे, ये हम आगे एक्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके बाद वो एक ईपीओ जारी करता है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। ठीक है जी, जिसमें उस शख्स को कहा जाता है कि जनाब आपने इस तरह से किया, बहरहाल उसे कहा जाता है कि आपने ये किया, आप ये यहाँ से हटा लें। ठीक है, अगर वो शख्स ईपीओ जो जारी किया है ईओ ने उसकी बात नहीं मानता, वो कहते हैं नहीं आपने ईपीओ वाला जारी किया, मैंने कोई भी एक्ट को नहीं तोड़ा, मैं तो अपनी जगह पे खड़ा हुआ हूँ। अगर मेरी रेडी ये दुकान है, ये रेडी है, ये मेरी अपनी जगह पे है। ठीक है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, स्टेट प्रॉपर्टी नहीं है। वो इस ईपीओ को नहीं मानता तो वो इस ईपीओ के अगेंस्ट जा सकता है किसके पास, हेयरिंग अफसर के पास, हेयरिंग ऑफिसर के पास, जो कि 17 स्केल का होता है। हेयरिंग अफसर जो भी हेयरिंग अफसर ने सुना, सारा मामला देखा, उसने पिछला ईपीओ देखा, उसने कहा कि नहीं
ईओ ने जो ईपीओ जारी किया था वो बिल्कुल ठीक था, तो फिर हेयरिंग अफसर जो चीज़ इशू करता है वो जारी करता है एब्सोल्यूट ऑर्डर। अब हेयरिंग अफसर का ऑर्डर एब्सोल्यूट है, अब कुछ नहीं हो सकता है, सही है। हाँ, वो अलग है जो हमने देखा है कि हम अपील करेंगे वगैरह वगैरह। बहरहाल हमें यहाँ पे दो बातें पता चली हैं कि ईपीओ कौन जारी करता है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नहीं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ईओ जो कि 14 स्केल का होता है। और एब्सोल्यूट ऑर्डर कौन जारी करता है, हेयरिंग ऑफिसर जारी करता है जो कि 17 स्केल का होता है, ठीक है। और इन दोनों के दरमियान में आ रहा होता है एसडीईओ जो कि 16 स्केल का होता है। खैर, नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एक्ट का क्या मतलब होता है? एक्ट मीन पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024, ठीक है। अथॉरिटी का क्या मतलब होता है? अथॉरिटी मीन्स द पंजाब इन्फोर्समेंट एंड, ये देखें यहाँ पे आया रेगुलेटरी अथॉरिटी, अब रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। वर्ड्स का डिफरेंस याद रखना है हमने। तो वो कह रहा है अथॉरिटी का मतलब ये आ जाएगा पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कब बनी गई है? अंडर सेक्शन 3 के तहत बनाई गई है। इसका सेक्शन भी हमें याद रखना है। अथॉरिटी किसके तहत बनी है? सेक्शन 3 के तहत। अगर आपको याद हो तो भी पिछला लेक्चर जिन लोगों ने सुना है उन्हें पता है कि हमने अथॉरिटी को बहुत बहुत डिटेल में डिस्कस किया है कि अथॉरिटी क्या है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, ठीक है। और अब इस लेक्चर में हम ये देख रहे हैं कि उस अथॉरिटी को किस सेक्शन के तहत बनाया जा रहा है, सेक्शन 3 के तहत। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जनाब ऑथराइज्ड ऑफिसर। ये भी हमने देखा था लास्ट लेक्चर में ऑथराइज्ड ऑफिसर को, ठीक है, जो कि हमारे पास किस स्केल के थे? 18 स्केल के थे, और जिनको अथॉरिटी अपॉइंट करती है। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि ऑथराइज्ड ऑफिसर का मतलब है ऑथराइज्ड ऑफिसर जिनको सेक्शन 10 के तहत अपॉइंट किया जाएगा। अब दो सेक्शन हमें याद रखने हैं। अथॉरिटी, जाहिर है अथॉरिटी पूरी पीरा को चला रही है, तो अथॉरिटी का सेक्शन हमें बताना चाहिए कि अथॉरिटी की अपॉइंटमेंट जो होगी किस सेक्शन में होगी? सेक्शन 3। अथॉरिटी के बाद कुछ ऑथराइज्ड ऑफिसर होंगे, उनकी हमारे पास अपॉइंटमेंट किस में हो रही है? सेक्शन 10 में। ये दो तो मैंडेटरी हैं जो हमें याद रखने ही रखने हैं। उसके बाद आगे हमारे पास आ जाता है बोर्ड। बोर्ड से क्या मुराद है? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। बोर्ड मैंने लास्ट लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया, इसके मेंबर्स के बारे में बताया, इसका चेयरपर्सन कौन होगा वो सब बताया पिछले लेक्चर में। आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाके उस लेक्चर को देखें, उसमें से बहुत से एमसीक्यूज बनने हैं, क्योंकि कोई भी जो एक्ट होता है उसके इंट्रोडक्शन से, उसके एक ओवरऑल व्यू से ज़रूर लेक्चर सवालात बना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ बोर्ड का मतलब है डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी बोर्ड, ठीक है। अब ये भी रेगुलेशन नहीं, रेगुलेटरी बोर्ड है, जो कि सेक्शन के तहत बनेगा? सेक्शन 12 के तहत। 3 सेक्शन अभी तक हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन 3 जिसमें अथॉरिटी बन रही है, सेक्शन 10 जिसमें ऑथराइज्ड ऑफिसर बन रहे हैं, और सेक्शन 12 जिसमें हमारे पास बोर्ड बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ, लास्ट सेक्शन में बताया मैंने वैसे कि बोर्ड जो होता है वो हमेशा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनता है, ठीक है। और बोर्ड का जो चेयरपर्सन होता है वो हमारे पास डेप्यूटी कमिश्नर होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है चेयरपर्सन की। जैसे चेयरपर्सन से क्या मुराद है? चेयरपर्सन ऑफ अथॉरिटी, कि अथॉरिटी का जो चेयरपर्सन होगा वो चेयरपर्सन कहलाएगा। और कौन है हमारे इस एक्ट के तहत अथॉरिटी का चेयरपर्सन? चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, वो चेयरपर्सन है, जो करंटली कौन है? मरियम नवाज साहिबा है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कोड। कोड का क्या मतलब है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। इस एक्ट में जहां लफ्ज कोड आए वो पूरा नाम नहीं लेगा, आपने समझ जाना है कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की बात हो रही है 1898, ठीक है जी। आई होप ये समझ आ गई होंगी आपको। आगे जल्दी जल्दी चलते हैं हम लोग। कमेटी से क्या मुराद है? कमेटी से मुराद वो कह रहा है वो कमेटी जो इस एक्ट के तहत बनाई जाएगी, ठीक है। उसके बाद कोर्ट का क्या मतलब है? वो कह रहा है कि कोर्ट का मतलब है द कोर्ट ऑफ सेशन, जो एस्टेब्लिश किया जाएगा कोड के अंडर। कोड कौन सा? अभी जो ऊपर पड़ा, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के तहत जो भी कोर्ट, COURT कोर्ट अदालत, ठीक है, एस्टेब्लिश की जाएगी वो। एंड और इसके अलावा भी है, और नहीं है, ऑप्शनल नहीं है, या नहीं है, एंड और इसके अलावा वो कोर्ट भी होगी जो कौन है? एडिशनल सेशन जज जो होते हैं, ठीक है। कोर्ट ऑफ एन एडिशनल सेशन जज, वो भी कोर्ट होगी। दोनों कोर्ट की डेफिनेशन में आएंगे। उसके बाद हमारे पास है कस्टोडियन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी। कस्टोडियन किसको बोलते हैं? मुहाफिज होने को बोलते हैं। स्टेट प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो इस एक्ट के तहत ये मतलब यह जाएगा कि इस एक्ट के जो भी एम्प्लॉयज हैं ना, वो तमाम के तमाम मुहाफिज हैं स्टेट की प्रॉपर्टी के, ठीक है। तो कोई भी अगर स्टेट की प्रॉपर्टी पे इलीगल एक्ट हो रहा है, स्टेट गलत काम कर रहा है, ठीक है, तो ये मुहाफिज हैं, इनकी जिम्मेदारी है ये अपनी स्टेट की प्रॉपर्टी को क्या करें? उसकी हिफाजत करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है डिपार्टमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको याद रखना है हमने। डिपार्टमेंट का क्या मतलब है? अच्छा, जैसे अभी हमने कमेटी पढ़ा, कमेटी का क्या मतलब है? जो इस एक्ट के तहत बनाई जाएगी। तो बच्चे ऑप्शन में क्या लगाते हैं? आंसर जब लगा रहे होते हैं वो भी यही कहेंगे कि डिपार्टमेंट मीन्स द डिपार्टमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट। हालांकि ये गलत बात है। इसमें उन्होंने बताया कि डिपार्टमेंट वो होगा जो किसके तहत बनाया गया हो? पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के मुताबिक जो बनाया गया होगा वो डिपार्टमेंट कहलाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। और कौन सा? पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011। उसके अलावा एंड डिपार्टमेंट है, और कौन कौन शामिल है? अटैच डिपार्टमेंट्स, जो पीरेक के साथ मजीद अटैच डिपार्टमेंट्स होंगे। कोई ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, और सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज़। ये तमाम
डिपार्टमेंट की डेफिनेशन में आएंगी। डिपार्टमेंट कौन है? एक तो वो जो डिपार्टमेंट जो बनाया गया किसके अंडर, पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 के मुताबिक। उसके अलावा कोई भी अटैच डिपार्टमेंट हो गया, ऑटोनोमस बॉडीज हो गई, लोकल गवर्नमेंट हो गई, सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज हो गई, तमाम डिपार्टमेंट की डेफिनेशन में आती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के बहुत चांसेस हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, डीजी कौन होगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ अथॉरिटी अपॉइंटेड अंडर द एक्ट। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो डीजी था वो अथॉरिटी के जितने भी मेंबर्स हैं उनमें से एक मेंबर डीजी भी था, और ऑपरेशनल लेवल पे जो हेड था सबसे ऊपर वो हमारे पास डीजी ही था, राइट। तो डीजी वो कह रहा है वो होगा जो अथॉरिटी का डीजी होगा। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास रहता है डिस्ट्रिक्ट से क्या मुराद है? अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताती हूँ, याद रह जाएगी आपको। चाहे डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है और डिवीजन की बात हो रही है, मतलब इलाकों की अगर इस तरह से बात हो रही है ना, कभी भी कोई भी एक्ट खुद डिफाइन नहीं करता कि ये इलाका होगा, ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ से यहाँ तक होगा, ये डिवीजन यहाँ से यहाँ तक होगी, ये सब डिवीजन यहाँ से यहाँ तक होगी। कोई भी एक्ट, चाहे हमने जितने भी एक्ट पढ़े इनमें से किसी ने भी ऐसी बात नहीं की। क्यों? क्योंकि जो ज़मीन की डिमार्केशन है वो हमारी हुई है पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के तहत। तो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 ने जिस एरिया को डिस्ट्रिक्ट कहा है कि ये फलान डिस्ट्रिक्ट, ये फलान डिस्ट्रिक्ट, ये फलान डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसमें बता दें डिस्ट्रिक्ट का क्या मतलब है, जो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1965 में डिस्ट्रिक्ट बताया गया। उसकी बात आ जाती है कि एम्प्लॉय से क्या मुराद है। एम्प्लॉय से मुराद ज़रूरी नहीं कोई एक अफसर ही हो, ऑफिसर भी हो सकता है, हायर रैंक का, लोअर रैंक का। ठीक है, जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, वो सारे सार्जेंट के सारे हमारे पास एम्प्लॉय के डेफिनेशन में आते हैं। सही है। उसके बाद इंक्रोचमेंट से क्या मुराद है? इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि आपने तजावुजात कर दिया, हद से बढ़ गए आप। ठीक है, हद से कहाँ से बढ़ गए, मतलब क्या हुआ इस बात का कि जो इंक्लूड्स कोई भी आपने इंटरफेरेंस की या इंट्रूजन की किस चीज़ में, स्टेट की प्रॉपर्टी में। फर्ज करें ये रोड है, ये स्टेट मतलब गवर्नमेंट का, हमारी स्टेट का ये रोड है। ठीक है, आपने क्या किया, उस रोड के ऊपर अपनी एक फ्रूट की रेडी लगा ली, गोलगप्पे की रेडी लगा ली और बड़े बड़े अपने स्टॉल बना के लगा लिए, जिससे आम आवाम को भी परेशानी हो रही है, ज़ाहिर है ट्रैफिक गुजरनी है वहाँ से। तो आपने क्या किया, आप हद से बढ़ गए, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी में आपने इंटरफेरेंस की। ठीक है, अगर तो आपने वो जगह गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट करके एज अ टेनेंट बन के ली हुई होती, लीज पे ली हुई होती, वो एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन ये आपने अनलॉफुल ये काम किया है, तो वो आप इंक्रोचमेंट के डेफिनेशन में आओगे। ठीक है, और इसमें देखें वो कह रहे हैं कि इन परमानेंट और टेम्पररी स्ट्रक्चर दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास रहता है इन्फोर्समेंट का क्या मतलब है, क्योंकि ये है ना पंजाब पीरा का नाम ही है ना, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो इन्फोर्समेंट का मतलब होता है अमल दरामद करवाना है, राइट। तो वो कह रहे हैं ऑल इट इंक्लूड्स ऑल द एक्ट्स और द प्रोसेस व्हिच मे बी रिक्वायर्ड फॉर कंपेलिंग द कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड शेड्यूल लॉज। वो तमाम प्रोसेसेस, वो तमाम एक्ट, वो तमाम आपके एक्शंस जो आप इस एक्ट के तमाम प्रोविजंस को, इस एक्ट के शेड्यूल लॉज को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो एक्शंस आप ले रहे हैं ना, वो तमाम आपकी इन्फोर्समेंट की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इन्फोर्समेंट कॉस्ट क्या है। इन्फोर्समेंट कॉस्ट का मतलब है जो कॉस्ट डिटरमाइंड बाय हियरिंग अफसर। एमसीक्यू इंपॉर्टेंट। इन्फोर्समेंट कॉस्ट कौन डिटरमाइन करता है? हियरिंग ऑफिसर डिटरमाइन करता है। और किस पे लगाता है ये? ऑन एन ऑफेंडर, एक ऑफेंडर के ऊपर। और इसमें एडिशनल कॉस्ट भी शामिल है इनकर्ड बाय द इन्फोर्समेंट स्टेशन। इन्फोर्समेंट स्टेशन हमने पढ़ा था जो सब डिवीजन लेवल पे बनता है। इन्फोर्समेंट स्टेशन में भी कोई भी इस तरह के आपके अखराजात हुए हैं वो भी हमारे इन्फोर्समेंट कॉस्ट में आते हैं। उसके अलावा जो हियरिंग अफसर ऑफेंडर के ऊपर एक कॉस्ट लगाता है, ठीक है, वो भी इन्फोर्समेंट कॉस्ट में आती है। उसके बाद इन्फोर्समेंट ऑफिसर कौन होता है? ईओ। इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो होगा जो इस एक्ट के तहत ईओ बनाया जाएगा। ठीक है, इस एक्ट में कुछ क्वालिफिकेशंस बताई हैं, कुछ कंडीशंस बताई हैं। ईओ के लिए ये होना जरूरी है, आईओ के लिए ये होना जरूरी है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं इस एक्ट के तहत जिसे ईओ बनाया जा रहा है वो ईओ कहलाएगा। इन्फोर्समेंट स्टेशन से क्या मुराद है? कोई भी जगह, कोई भी इलाका जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के जरिए से कह दिया है कि यहाँ पे ये आज से इलाका जो है ना ये इन्फोर्समेंट स्टेशन यहाँ पे बनना है, वो जगह क्या कहलाएगी? वो इन्फोर्समेंट स्टेशन कहलाएगी। लेकिन ये होती किस लेवल पे है? सब डिवीजन लेवल पे। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इन्फोर्समेंट स्टेशन हमेशा सब डिवीजन लेवल पे होता है। ये एमसीक्यू आएगा, याद रखिएगा ये बात। उसके बाद आ जाता है ईपीओ। ईपीओ मैंने भी आपको लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया है, इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर होता है। और कौन इशू करता है इसको? ईओ इसको इशू करता है। ठीक है, ईपीओ के अगेंस्ट अगला ऑर्डर कौन सा आता है? अभी हमने ऊपर पढ़ा है एब्सोल्यूट ऑर्डर। कौन इशू कर रहा था उसको? हियरिंग ऑफिसर। उसके बाद वो कह रहे हैं फंड। फंड का मतलब है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी फंड, यानी कि इस एक्ट के तहत जो फंड बनाया जाएगा ना वो कहलाएगा। गवर्नमेंट का मतलब जाहिर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट लिया जाएगा। कौन सी? पंजाब की। ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिश्नर। ग्रेवियंस का मतलब होता है शिकायत, रिड्रेसल शिकायत को एड्रेस करना। ठीक है,
ताकि उनको दूर किया जा सके। तो शिकायत को दूर करने के लिए भी कमिश्नर बनाया जाएगा इस एक्ट के तहत, और वो कौन बनाएगा? वो बनाएगा बाय द अथॉरिटी, अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी। ठीक है जी, अथॉरिटी ने बनाना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हेयरिंग ऑफिसर। हेयरिंग ऑफिसर कौन होगा? हेयरिंग ऑफिसर भी वो ऑफिसर होगा जिसको अथॉरिटी ने अपॉइंट करना है, अपॉइंटेड बाय द अथॉरिटी। अथॉरिटी ने किस किस को अपॉइंट किया? अभी हमने ऊपर देखा था, अथॉरिटी ने अपॉइंट किया था उसको ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को, नंबर 1 ऑथोराइज्ड ऑफिसर्स को अथॉरिटी ने अपॉइंट किया, हेयरिंग ऑफिसर्स को अथॉरिटी ने अपॉइंट किया। ठीक है, उसके अलावा अभी हमने पढ़ा था ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिश्नर, इसको भी किसने अपॉइंट किया? ग्रेवियंस रिड्रेसल कमिश्नर, इसको भी किसने अपॉइंट किया? अथॉरिटी ने। देखें, अगर मैं रीड कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है, दिस इज़ नॉट इनफ। ठीक है, पिछली चीज़ों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। दिमाग के ऊपर जितना जोर डालते हैं ना, दिमाग उतना ज़्यादा एक्टिव होता है, मतलब उसके काम करने की सलाहियत उतनी बढ़ती है। सही है, इसलिए मैं बार बार जान के आपको पीछे के साथ लिंक करती हूँ कि अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने ये किया था, ये किया था। ठीक है, ताकि पीछे से हम टच में रहें। इलीगल ऑक्युपायर कौन होता है? नाम से जाहिर हो रहा है जिसने जगह ली हुई है इलीगली। ठीक है, और इसका मतलब होता है कोई भी ट्रेसपासर। ट्रेसपासर हमने कॉलोनाइजेशन एक्ट में भी पढ़ा था, जो लोग तजावुजात करते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, वो ट्रेसपासर कहलाते हैं। किसके ऊपर? स्टेट प्रॉपर्टी के ऊपर। वो कह रहा है इसमें वो लोग भी शामिल हैं। अच्छा, इसमें उसने बहुत अच्छी बात की, 2 लोगों को शामिल किया। एक वो शख्स जिसके पास लाइसेंस था या जिसने लीज पे ज़मीन ली हुई थी, सपोज 10 साल का उसका कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया उसका, लेकिन अभी भी वो उस जगह पे काबिज है, छोड़ नहीं रहा। ठीक है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड, वो भी लीगल ऑक्युपायर है। दूसरा, किसी को कोई शख्स अलॉट की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, लेकिन उसकी वो जो अलॉटमेंट थी कि ज़मीन आप इतने से के लिए यूज़ करोगे, अब वो एक्सपायर हो गया दौरानिया, या उसकी अलॉटमेंट को गवर्नमेंट ने किसी भी वजह से कैंसिल कर दिया, दोनों सूरतों में उसके बावजूद वो शख्स वहाँ पे रह रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस टू रिमेन, तो वो भी कौन कहलाएगा? इलीगल ऑक्युपायर कहलाएगा। इंडिपेंडेंट मेंबर कौन है? हमने पढ़ा था इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होते हैं? जो अथॉरिटी में हमने पढ़ा था, जो अथॉरिटी थी, अथॉरिटी के अंदर हमारे पास कुछ इंडिपेंडेंट मेंबर्स भी होंगे, ऐसे ही पढ़ा था। और इंडिपेंडेंट मेंबर होंगे कौन? वो कह रहा है, ये आपको सेक्शन 4 बताएगा कि इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होंगे। और हमने सेक्शन 3 में क्या पढ़ा था? किसकी अपॉइंटमेंट होगी? अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी होगी। ठीक है जी। उसके बाद आता है इनिशिएटिंग अथॉरिटी। इनिशिएट कहते हैं शुरू करने को, बोलने को, शुरू करने को। तो किसी भी केस को, कार्रवाई को शुरू करने की जो अथॉरिटी होती है वो कहलाती है इनिशिएटिंग अथॉरिटी। एनी ऑफिसर और द फोरम इनिशिएटिंग एन इंक्वायरी, जो एक्ट के तहत रहते हुए इंक्वायरी को इनिशिएट करेगा, शुरू करेगा, कमेंस करेगा, वो इनिशिएटिंग अथॉरिटी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा? वो जो इस एक्ट के तहत अपॉइंट किया गया होगा एज एन आईओ, और उसका स्केल क्या था? आईओ का 11वां स्केल था। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है जी मैजिस्ट्रेट कौन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। मैजिस्ट्रेट वो होगा जिसको कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ये देखें कोड 1898 के सब सेक्शन 14A के तहत अपॉइंट किया गया हो। ठीक है, अब एम्पावर्ड है वो, सब सेक्शन 14A के तहत उसको पावर्स दे दी गई थी, तो वो शख्स क्या कहलाएगा? मैजिस्ट्रेट। ठीक है, 14A के तहत अपॉइंट नहीं हो रहा, 14A के तहत उसको एम्पावर किया गया, उसको दिए गए हैं, पावर्स दी गई हैं। ये MCQ भी आएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नोटिस। नोटिस का क्या मतलब होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि कोई भी कार्रवाई शुरू करने से पहले आप जिसके ऊपर भी आपको शक है या जो भी आपका मुलजिम है उसको आप नोटिस भेजो। नोटिस से क्या मुराद है? कोई भी समन या वे ऑफ कम्युनिकेशन जिससे आप उस शख्स को इतला दे दो कि मैं ये कार्रवाई करने वाला हूँ, नोटिस कहलाता है। ऑफेंस से क्या मुराद है? कोई भी ऑफेंस या फिर वायलेशन अंडर द एक्ट, इस एक्ट के तहत आपने किसी भी इस एक्ट के किसी भी उसको तोड़ा, इस एक्ट के जितने भी प्रोविजंस हैं, आर्टिकल्स हैं, उनको अगर आपने तोड़ा या इसके किसी भी शेड्यूल लॉज को तोड़ा, समझ ले आपने क्या किया है? ऑफेंस किया है। ऑफेंडर कौन होगा? जाहिर है जो शख्स ऑफेंस करता है उसको क्या समझा जाता है कि वो ऑफेंडर है। उसके बाद है पेनल्टी से क्या मुराद है? जुर्माना, जो पनिशमेंट और फाइन अवॉर्डेड टू अ पर्सन एज प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट। इस एक्ट के तहत पनिशमेंट भी या फिर फाइन, दोनों चीज़ें, या उसको सज़ा दी जा रही है, जैसे हम पढ़ेंगे कि 2 साल की, 3 साल की, या उसके ऊपर कोई जुर्माना लगाया जा रहा है, वो उसकी पेनल्टी होगी। पर्सन से क्या मुराद है? ये भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जो इंपॉर्टेंट है मैं स्टार बनाए जा रही हूँ, आपको बताओ। पर्सन का मतलब है जी कोई भी नेचुरल पर्सन, हम जैसे हैं, कोई भी नेचुरल पर्सन हो सकता है, उसमें पार्टनरशिप आ सकती है, फर्म, कंपनी, एसोसिएशन, जॉइंट स्टॉक एसोसिएशन, कॉर्पोरेशन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ये तमाम पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद हमारे पास है प्रिस्क्राइब से क्या मुराद है? प्रिस्क्राइब से मुराद होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन जो इस एक्ट में लिख दी गई हैं, फ्रेम कर दी गई हैं, बना दी गई हैं, ठीक है,
प्रोसिक्यूटर से क्या मुराद है? प्रोसिक्यूटर जो अपॉइंट किया जाएगा और डेप्यूट किया जाएगा अंडर सेक्शन 30, सेक्शन 30 के तहत। देखें सेक्शन 3 में अथॉरिटी अपॉइंट हो रही थी, बन रही थी, अपॉइंट नहीं होती, एस्टेब्लिश होती है अथॉरिटी, और प्रोसिक्यूटर सेक्शन 30 के तहत अपॉइंट हो रहा है और डेप्यूट किया जा रहा है उसको, ठीक है। पब्लिक नुइसेंस से क्या मुराद है? कोई भी इलीगल एक्ट, ठीक है, जो जिसकी वजह से, जो इस बात का सब वजह बनाओ कि आपने इस एक्ट को तोड़ा, ठीक है। जैसे कि इलीगल एक्ट के लाएगा, अभी मैंने बताया कि आपने वो लगाई हुई है, ठेला लगाया हुआ है, ठीक है। ये जो आपने देखोगे जो दुकान वाले हैं, उन्होंने अपनी दुकान से आगे आगे तक भी उनकी वो थड़ियाँ सी बनी हुई हैं, ठीक है, काम चला रहे हैं उधर वो अपना। तो ये एक इलीगल एक्ट है, जो कि आप इलीगल एक्ट है और आप इस एक्ट के जो आर्टिकल्स हैं, जो प्रोविजंस हैं, उनको तोड़ रहे हो, और इस वजह से क्या हो रहा है, जो आम आवाम है उनको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। आम आवाम डिस्टर्ब हो रही है या उनको किसी किस्म का खतरा हो रहा है आपके इस एक्ट से, तो वो एक्ट क्या कहलाएगा? आपका पब्लिक नुइसेंस कहलाएगा, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई रुकावट आप क्रिएट कर रहे हो। उसके बाद उसने कहा कि पब्लिक प्लेस से क्या मुराद है? कोई भी पब्लिक प्लेस, वो कह रहा है कोई भी बिल्डिंग जो गवर्नमेंट की, स्टेट की प्रॉपर्टी होती है, वो हमारी क्या कहलाती है, जिसमें हमें इजाज़त होती है आम पब्लिक को जाने की। जैसे आपने देखा होगा पब्लिक पार्क बने हुए हैं, राइट, गलियां, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं, पब्लिक हॉस्पिटल, ये तमाम पब्लिक प्लेसेस के अंदर आ जाते हैं। उसके बाद उसने कहा कि रेफरेंस क्या होता है? रेफरेंस मेड बाय अ डिपार्टमेंट। रेफरेंस से मुराद क्या है? जो डिपार्टमेंट, रेफरेंस मेड बाय अ डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट कौन था? रिकॉल करते हैं, अभी हमने पढ़ा था डिपार्टमेंट से मुराद है जो किसके तहत बनेगा? पंजाब रेगुलेशन, वो बिजनेस एक्ट वाला 2011 का जो हमने पढ़ा था, उसके तहत जो बनेगा वो डिपार्टमेंट होगा। और उसके अलावा हमने डिपार्टमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, कोई अटैच बॉडीज, ऑटोनोमस बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज, ये सारी हमने किसकी डेफिनेशन में पढ़ी थी? डिपार्टमेंट की डेफिनेशन में। तो रेफरेंस कौन मेड करेगा? मेड बाय अ डिपार्टमेंट, ठीक है। और ये कब रेफरेंस डाल सकता है? वेयर एनी वायलेशन हो रही है या कोई ऑफेंस हो रहा हो, ठीक है, इज रिपोर्टेड टू द अथॉरिटी और टू द, जब भी किसी अथॉरिटी को या इन्फोर्समेंट स्टेशन को कोई भी खबर मिली है कि फलान जगह पे ऑफेंस हो रहा है या वायलेशन ऑफ एक्ट हो रही है, तो उसके बाद डिपार्टमेंट क्या करता है? रेफरेंस देता है। उसके बाद हम बात करते हैं रेगुलेशन से क्या मुराद है? ये बाकी आसान आसान है। रेगुलेशन से मुराद रेगुलेशन जो इस एक्ट के तहत बनाए जाएंगे। रिक्विजिशन से, वैसे हम कहते हैं रिक्विजिशन दरख्वास्त भेजने को, रिक्विजिशन से मुराद, रिक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 20 के तहत भेजी जाती है। किसको देते हैं रिक्विजिशन? आगे चल के पढ़ेंगे हम। उसके बाद रूल्स हैं, रूल जो इस एक्ट के तहत बनाए जाएंगे, मेड अंडर द एक्ट। सिलेक्शन पैनल जो इस एक्ट के तहत बनाया जाएगा। शेड्यूल जो इस एक्ट के साथ अपेंड कर दिए गए, जोड़ दिए गए हैं। शेड्यूल लॉज जो इस शेड्यूल के अंदर लॉज मेंशन है, उनकी वो शेड्यूल लॉज होंगे। सार्जेंट जो अथॉरिटी अपॉइंट करेगी, ठीक हो गया जी। सर्विसेज, तमाम तरह की सर्विसेज दैट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट से रिक्वायर की जाने कि आप ये सर्विसेज दें पब्लिक के इंटरेस्ट में, वो हमारी क्या कहलाती हैं जी? सर्विसेज। उसके बाद हमारे पास आता है स्टेट की प्रॉपर्टी। स्टेट प्रॉपर्टी से मुराद वो प्रॉपर्टी होती है जो किसके नाम पर होती है? स्टेट के नाम पर या स्टेट के कंट्रोल में होती है, ठीक है। द प्रॉपर्टी इन द नेम और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, क्योंकि पंजाब की हम बात कर रहे हैं ना, पीरा पंजाब का है, तो हमारे यहाँ पे जो स्टेट हमारी पंजाब की बनेगी, पंजाब गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है जी। सब डिवीजन से क्या मुराद होती है? अगेन इलाका आ गया, और मैंने ऊपर आपको बताया जब इलाका आ जाता है तो उसका मतलब होता है, इसको किसने डिफाइन किया होगा? पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 ने, सही है, ये अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं के पास है। सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर यानी कि SDEO, इससे क्या मुराद है? SDEO जो इस एक्ट के तहत बनाए जाएंगे, ठीक है, इस एक्ट के तहत जिनको अपॉइंट किया जाएगा, जैसे आप लोगों की प्रेक्विजिशन आई हुई है। उसके बाद आता है सप्लाई। सप्लाई से क्या मुराद है? ऑल द सप्लाई दैट आर रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन्ड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, जो गवर्नमेंट को मेंटेन करनी पड़ेंगी पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सपोर्ट स्टाफ। ये भी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। सपोर्ट स्टाफ जो सार्जेंट के बाद आता है, जिसमें हमारे पास टेक्निकल भी आ जाते हैं, क्लैरिकल, ये तमाम लोग आ जाते हैं। देखें, क्लैरिकल, टेक्निकल, मिनिस्ट्रियल जॉब्स आ गई, छोटे मोटे मेंटेनेंस से काम, ऑपरेशन, ये सारे सपोर्ट स्टाफ करता है। विसल ब्लोअर से क्या मुराद होता है? मुखबरी होता है, जो आपको खबर देता है, ठीक है, फलान जगह पे इलीगल एक्ट हो रहा है, मुखबरी होता है। उसके बाद उसने कहा है, ये देखें सब सेक्शन 2, एनी एक्सप्रेशन और वर्ड यूज, कोई भी एक्सप्रेशन और वर्ड जो यूज हुआ है बट नॉट डिफाइंड इन द एक्ट, लेकिन इन डेफिनेशन में और इस एक्ट में वो शामिल नहीं है, उसका क्या मतलब लिया जाएगा? शेल हैव द सेम मीनिंग, तो उसका मतलब वो लिया जाएगा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में है एक, उसके अलावा जो पंजाब गवर्नमेंट रूल्स ऑफ बिजनेस 2011 में है, ठीक है, या कोड के अंदर उसका जो मीनिंग है, या शेड्यूल लॉज में उसका जो मीनिंग है वो लिया जाएगा, अगर वो इस एक्ट में नहीं बताया गया। ये तो हो गया हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। उसके बाद हम जिसमें हम लोगों ने देख लिया शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट देख ली हमने उसकी, और हमने इसकी देख लिया जनाब डेफिनेशंस देख ली हैं। 2 सेक्शंस हो गए। अब हमारे पास हम आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पर।
इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। सेक्शन नंबर 2 हो जाओ, चैप्टर नंबर 2 सॉरी, और इसका नाम चैप्टर नंबर 1 का क्या नाम था? प्रिलिमिनरी। चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी। पीरा की एस्टेब्लिशमेंट जो होगी वो सेक्शन 3 के तहत होगी। हमने पढ़ा था ऊपर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी सेक्शन 3, ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि पीरा की अथॉरिटी की जो अपॉइंटमेंट एस्टेब्लिशमेंट होती है किस सेक्शन के तहत होती है? सेक्शन 3 के तहत होती है। वो कह रहे हैं गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए से अपने ऑफिशियल गजट में, ठीक है, एस्टेब्लिश कर सकती है अथॉरिटी जिसका उसने नाम क्या दिया है? पीरा का नाम दिया उसने, ठीक है जी। उसके अलावा अथॉरिटी क्या होगी? शैल बी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और इसके कॉन्ट्रैक्ट के जरिए से की गई है। इसका मकसद क्या है? एक्वायर करना, डिस्पोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट, एक्वायर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी में बाय, ठीक है, इतना इसका कोई वो नहीं है। आगे हम आ जाते हैं अपने मेन काम पे कि हेडक्वार्टर कौन होगा इस अथॉरिटी का। तो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे होगा? शैल बी एट लाहौर होगा हेडक्वार्टर, ठीक है। बाकी इसके ज़ाहिर सब ऑफिस होंगे मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर। उसके बाद ये मैंने कल आपसे ऑलरेडी बात कर ली थी अथॉरिटी में कौन कौन होगा। मैं सिर्फ एक बर्ड्स आई व्यू आपको देती हूँ कि चीफ मिनिस्टर हमारे होंगे जो चेयरपर्सन होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे जो वाइस चेयरपर्सन होंगे, उसके अलावा SMBR होंगे, ठीक है, एक सीनियर मेंबर होंगे जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के होंगे। 5 डिपार्टमेंट्स हैं और 5 डिपार्टमेंट्स के एक्सट्री होंगे, वो सेक्रेटरी होंगे। वो 5 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं उसने यहाँ पे हमें बता दिया। एक तो हो गया होम डिपार्टमेंट हमारे पास आ गया, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट हमारे पास आ गया, सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आ गया, लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट, पब्लिक प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट। ये 5 डिपार्टमेंट है हमारे पास जिनके सेक्रेटरीज का मेंबर होंगे, ठीक है। 1 मिनट 3 हो गए हैं। ये लोकल गवर्नमेंट वाला आ गया और ये पब्लिक प्रोसिक्यूशन वाला आ गया, ये भी हम बात कर चुके थे। इसके अलावा हमने कहा था हमारे पास कौन होंगे? प्रोविंशियल पुलिस ऑफिसर होगा जिसको हमने क्या कहा था कि ये कौन होंगे? IG पंजाब होंगे। उसके बाद हमने बात की थी कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट, एक सेक्रेटरी होंगे हमारे पास प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट के। 3 मेंबर्स हमने बात की थी, यानी कि 3 MPAs होंगे हमारे पास। और उसमें से हमने क्या बात की थी कि एक फीमेल लेडी का होना ज़रूरी है। 4 हमारे पास इंडिपेंडेंट मेंबर्स होंगे, ठीक है, और उनमें भी इंक्लूडिंग 1 फीमेल मेंबर, उनमें से एक का होना ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास DG पीरा होंगे जो मेंबर भी होंगे और सेक्रेटरी भी होंगे। सही हो गया जी। ये हमारे पास ही अथॉरिटी। चेयरपर्सन अपनी डेलीगेट कर सकता है पावर किसको? वाइस चेयरपर्सन को। अगर चेयरपर्सन सपोज मौजूद नहीं है, ठीक है, तो उनकी पावर फिर किसके पास जाएंगी? वाइस चेयरपर्सन जो कि कौन है? चीफ सेक्रेटरी पंजाब हैं। उसके बाद उसने कहा है अथॉरिटी में कोऑप्ट इन एनी मीटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द रेलिवेंट डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द शेड्यूल लॉज, ठीक है। यानी कि आप कॉर्पोरेशन के साथ चलेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कॉपरेट करके काम चलाया जाएगा। अथॉरिटी में कोऑप्ट इन एनी मीटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी ऑफ द रेलिवेंट डिपार्टमेंट के, ठीक है। उसके बाद इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी अपॉइंटेड। कौन इंडिपेंडेंट मेंबर्स हो? अभी हमने पढ़ा है गवर्नमेंट खुद अपॉइंट करेगी। इंडिपेंडेंट मेंबर्स कौन अपॉइंट होंगे? करेंगे गवर्नमेंट करेंगे उनको, ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट मेंबर्स कितने साल के लिए आ रहे हैं? 3 साल के लिए आ रहे हैं। इनकी डेफिनेशन अभी हमने अगले सेक्शन में देखनी है। उसने कहा था मैं आगे बताया, हम आपको बताएंगे आगे, ठीक है। अपॉइंटमेंट इनकी है तो 3 साल की, लेकिन ये काम करेंगे दे शैल, बट कंडीशन लगा दी, दे शैल सर्व ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, जब तक गवर्नमेंट चाहे। उसके बाद इंडिपेंडेंट मेंबर रिजाइन भी कर सकते हैं किसी भी वक्त नोटिस देकर। कितने टाइम का नोटिस देकर? 1 month का नोटिस देकर, ठीक है। यहाँ से हमें 2 बातें पता चली कि पीरा का हेडक्वार्टर है लाहौर में। पीरा के मेंबर्स हम पिछली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके थे। और यहाँ पे हमने देखा कि पीरा के जो DG है वो अथॉरिटी भी होता है और सेक्रेटरी भी होता है, ठीक है। गवर्नमेंट ने उसको अपॉइंट करना है और इंडिपेंडेंट मेंबर्स को गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना है। इंडिपेंडेंट मेंबर्स को टर्म क्या है? 3 साल की है। अगर वो रिज़ाइन करना चाहिए 1 महीने के नोटिस के बाद वो रिज़ाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास है सेक्शन नंबर 4, कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। सेक्शन 3 था हमारा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी और सेक्शन 4 हमारे पास क्या था? कंपोजिशन ऑफ अथॉरिटी। कि अथॉरिटी कंपोजिशन होगी कैसे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने सेक्शन नंबर 5 पर, जो क्या कहता है कि सिलेक्शन पैनल। सिलेक्शन पैनल का क्या काम होगा? वो कह रहा है सेक्शन नंबर 5 में सिलेक्शन पैनल बनाया जाएगा। दे शैल बी सिलेक्शन पैनल, और जिसमें कितने मेंबर्स होंगे? एक तो ये कि 3 मेंबर्स होंगे उस पैनल में। सही है। जैसे हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं PPSC FPSC का, तो हमारे पास भी एक इंटरव्यू पैनल होता है। कहीं पे आप देखोगे 3 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, कहीं पे आप देखोगे 4 मेंबर्स होते हैं। सिलेक्शन पैनल जो पीरा का बनाया जाएगा, इसके अंदर कितने मेंबर्स होंगे? 3 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और वो मेंबर्स पब्लिक सर्वेंट्स नहीं होने चाहिए या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि अभी MPAs या MNAs नहीं होने चाहिए, ठीक है। वो सिलेक्शन मेंबर्स के जो 3 बंदे होंगे। टू बी नेटेड, और इनको नॉमिनेट कौन करेंगे? चीफ मिनिस्टर करेंगे। इनका काम क्या होगा? असल चीज़, सिलेक्शन पैनल क्यों बनाया जा रहा है? इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अपॉइंट करने के लिए। सिलेक्शन पैनल को क्यों बनाया गया?
ये देखें, फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स क्या बनाया जा रहा है, सिलेक्शन पैनल बनाया जा रहा है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सिलेक्शन पैनल सेक्शन 5 में बनेगा। कितने मेंबर्स होंगे, 3 मेंबर्स होंगे। गवर्नमेंट सर्वेंट वो नहीं होने चाहिए, एमएनएस एमपीएस नहीं होने चाहिए। और उस वो जो 3 बंदे होंगे इंटरव्यू लेने वाले, समझ लें चीफ मिनिस्टर उनको अपॉइंट करेगा। क्यों? इनका काम होगा इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अपॉइंट करना। उसके बाद उसने कहा है द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स शैल बी मेजोरिटी से होगी सिलेक्शन इंडिपेंडेंट मेंबर्स की सिलेक्शन। लेकिन अगर कहीं पे मामला फंस जाता है, इक्वल वोट आ जाते हैं, तो फिर जो हमारे पास चेयरपर्सन होंगे उस पैनल के जो वो देंगे अपना हतमी फैसला। ठीक है, कास्टिंग वोट जिसको हम बोलते हैं। The selection of independent members shall be majority of selection panel and the selection shall be completed within the 30 days of commencement of such selection process। ये भी उनको बाउंड कर दिया कि आपने 30 दिन के अंदर इंडिपेंडेंट मेंबर्स को अपॉइंट कर लेना है, सिलेक्शन पैनल से कहा गया है। ठीक है, कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। सिलेक्शन पैनल से मुतालिक सब पता चल गया हमें। अब वो कह रहे हैं कि ये लोग कौन होंगे जो आके, जैसे हमें एसडीओ की सीट्स इन्होंने अप्लाई एसडीओ के लिए इन्होंने बंदे चाहिए थे, इन्होंने जो है ना रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टीजमेंट दे दी। ठीक है, अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी का उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया। इसी तरह सिलेक्शन पैनल बताएगा, वो एप्लीकेशंस लेगा किस काम के लिए, इंडिपेंडेंट मेंबर्स की रिक्रूटमेंट के लिए। सिलेक्शन पैनल शैल इनवाइट द एप्लीकेशन कहाँ से, फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर्स एंड आफ्टर इंटरव्यू करने के बाद वो उनको अपॉइंट करेगा। सही हो गया जी। डीजी जो है वो अपनी सपोर्ट दे सकता है, अपनी हेल्प दे सकता है, सेक्रेटरियल सपोर्ट किसको, सिलेक्शन पैनल को। सही हो गया जी। सिलेक्शन पैनल हमारा सेक्शन 5 कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला और सेक्शन भी, इसलिए मैंने ज़रा इसको जोर लगा के आपको पढ़ाया है। ठीक है, फोर्स किया है इसके ऊपर आपको मैंने। उसके बाद हमारे पास है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ इंडिपेंडेंट मेंबर। ये जो सिलेक्शन पैनल है, इन्होंने इंडिपेंडेंट मेंबर को अपॉइंट करना था ना, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, सिलेक्शन पैनल ने कहा, और इनकी डिसक्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये देख लेते हैं हम। An independent member shall be of impeccable integrity and proven professional competence in the fields of वो सोशल वर्क, लॉ, एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और कॉर्पोरेट, इन फील्ड्स में अच्छा खासा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंट वो होना चाहिए। पहला सबसेक्शन ये कह रहा है। दूसरा सबसेक्शन कह रहा है अ पर्सन शैल बी डिसक्वालीफाइड। वो कोई भी पर्सन जिसने इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए अप्लाई किया था वो डिसक्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, कब? ही हेल्ड एनी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, अगर तो उसका कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, कोई वो मतलब वो एमएनए रहा या एमपीए रहा है, वो इस तरह से। ठीक है, और हैज रिमेन्ड अ पब्लिक सर्वेंट, या फिर वो गवर्नमेंट ऑफिसर रहा हो इन द 6 months इमीडिएटली प्रीसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट मेंबर। यानी कि इंडिपेंडेंट मेंबर सेलेक्ट होने से 6 महीने पहले तक वो क्या था, पब्लिक सर्वेंट था, तो वो सिलेक्शन मेंबर इंडिपेंडेंट मेंबर नहीं होगा। कहने से मुराद ये आपकी अपॉइंटमेंट और आपके गवर्नमेंट सर्वेंट जो आपने थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे, उनके दरमियान में 6 महीने का गैप होना चाहिए। सही है जी। पब्लिक सर्वेंट इन द 6 months इमीडिएटली आफ्टर प्रीसीडिंग हिज अपॉइंटमेंट। उसके बाद है एंड ही इज फाउंड सफरिंग फ्रॉम एनी फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी। अगर वो मेंटली फिट नहीं है तभी वो क्या हो जाएगा जी, हमने पढ़ा है मेंटली फिट नहीं है तो जनाब डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। उसको अगर वो बैंकरप्ट है तब भी वो क्या हो जाएगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। डिफॉल्टर है, टैक्स डिफॉल्टर है अगर वो, तब भी। होल्ड्स एन ऑफिस इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान, अभी करंटली कोई पाकिस्तान के किसी भी सर्विस में वो जॉब कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। उसके अलावा इज इन द सर्विस ऑफ एनी स्टैट्यूटरी बॉडी, जो गवर्नमेंट के अंडर ऐसी बॉडीज को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, डायरेक्टली तो वो गवर्नमेंट की नहीं है, गवर्नमेंट उसे कंट्रोल कर रही है और वो शख्स उसका मेंबर है, काम कर रहा है वहाँ पे, तो वो इंडिपेंडेंट मेंबर के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है, उसको कभी भी उसके मिसकंडक्ट की वजह से, उसकी ज़िंदगी में किसी करप्शन की वजह से, कोई भी मिसकंडक्ट की वजह से उसको डिसमिस कर दिया हुआ उसकी जॉब से, तो वो भी हमारे पास डिस्क्वालीफाई है इंडिपेंडेंट मेंबर होने के लिए। ठीक है, कभी क्रिमिनल ऑफेंस किया उसने, तब भी वो क्या है हमारे पास, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसको। एनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप ये देखें, इससे पता चला इंडिपेंडेंट मेंबर का बिल्कुल साफ सुथरी ज़िंदगी गुजारना ज़रूरी है। उसने ज़िंदगी में कोई जुर्म ना किया हो, दिमागी कोई मसला कभी ना रहा उसको। ठीक है, ईमानदारी से अपनी नौकरी की हो जब तक की हो, और अभी मौजूदा जॉब ना कर रहा हो गवर्नमेंट की, या कोई भी ऐसा इदारा जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल करे, तो वो तब आप एलिजिबल हैं इंडिपेंडेंट मेंबर होने के लिए, वरना आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। सही है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 कहता है कि मीटिंग्स ऑफ द अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटी, जो भी हमने बात की है, जिसमें चेयरपर्सन थे, जिसमें SMBR थे, जिसमें वाइस चेयरपर्सन चीफ सेक्रेटरी पंजाब थे, जिसमें 5 सेक्रेटरीज थे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के, और जिसमें MPS थे, ये तमाम अथॉरिटी थी। इनकी मीटिंग की वो बात कर रहे हैं कि कब कब होगी इनकी मीटिंग।
वो कह रहे कि द अथॉरिटी शेल मीट एट सच टाइम एंड प्लेस एंड शेल ऑब्जर्व सच प्रोसीजर विद रिगार्ड ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस एंड मे बी प्रिस्क्राइब्ड एज अथॉरिटी, जब अथॉरिटी खुद डिटरमाइन करना चाहे, ठीक है, तो तब उनकी मीटिंग हो जाएगी। द मीटिंग ऑफ द अथॉरिटी शेल बी प्रिजाइडेड, इसको प्रिजाइड कौन करेगा, अंडरस्टूड बात है, जो भी उनकी चेयरपर्सन है, चीफ मिनिस्टर पंजाब उसको प्रिजाइड करेंगे। उनके एब्सेंस में कौन करेगा, वाइस चेयरपर्सन करेंगे, और वो कौन है हमारे पास जनाब, पढ़ा है हमने, चीफ सेक्रेटरी पंजाब। और वाइस चेयरपर्सन भी अगर एब्सेंट हो तो कौन उसको प्रिजाइड करेगा, तो कोई भी मेंबर जिसको चेयरपर्सन खुद नॉमिनेट कर दे कि मेरी जगह पे ये आज इस मीटिंग को प्रिजाइड करेगा, तो वो पर्सन करेगा। कौन, पहले चीफ हमारे पास चेयरपर्सन नहीं है तो वाइस चेयरपर्सन, वो भी नहीं है तो फिर कोई नॉमिनेशन जो किसने की हो, चेयरपर्सन ने की हो। एक तो ये हो गई हमारे पास शर्त। उसके बाद हमारे पास उसने क्या, कोरम क्या होगा, तो कोरम फॉर अ मीटिंग ऑफ अथॉरिटी शेल बी 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स, टोटल मेंबर्स का 1/2 होना जरूरी है, तभी मीटिंग हो सकती है, ठीक है, वरना मीटिंग नहीं होगी। उसके बाद जो डीजी होगा, डायरेक्टर जनरल जो होगा, ऑन द डायरेक्शन चेयरपर्सन की डायरेक्शन पे मीटिंग बुलाएगा अथॉरिटीज की, ठीक है, सबको वो कहेगा कि जनाब फलान दिन पे फलान टाइम पे मीटिंग है, कौन करेगा काम, डीजी करेगा। उसके बाद उसने कहा कि डिसीजन जो होगा अथॉरिटी का शेल बी टेकन बाय मेजोरिटी ऑफ इट्स मेंबर्स की मेजोरिटी लेगी डिसीजन जो उस टाइम पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और वोटिंग के जरिए से। इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, अगर वोट बराबर हो गए दोनों पार्टीज की तरफ से, ठीक है, तो फिर चेयरपर्सन या उसकी एब्सेंस में जो भी पर्सन उस मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा होगा, कास्टिंग वोट कौन डालेगा, वो पर्सन डालेगा फिर, ठीक है। सपोज 5 ने 1 को वोट दिया, 5 ने 1 किसी भी मामले में 1 को वोट दिया, ठीक है, तो कास्टिंग वोट कौन होगा, डालेगा जो भी मीटिंग को प्रिजाइड कर रहा होगा। उसके बाद डीजी शेल मेंटेन अ कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ द माइन्यूट्स एंड द डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी, उस अथॉरिटी में की मीटिंग में जो कुछ भी हुआ, जो भी डिसीजन लिए गए, वो तमाम का रिकॉर्ड कौन रखेगा, डीजी रखेगा। अच्छा मेरी बात तवज्जो से सुन लें, ये जितना भी मैं आपको बता रही हूँ ना, स्पेशली ये वाला पोर्शन सेक्शन 5 जहाँ से शुरू हो रहा है, मीटिंग ऑफ अथॉरिटी, सेक्शन 7 सॉरी जहाँ से शुरू है मीटिंग ऑफ अथॉरिटी, ये सेम का सेम आगे हमारे पास आना है बोर्ड के लिए भी, ठीक है, कि मीटिंग ऑफ बोर्ड, उसमें ये सब पॉइंट्स होंगे। अगर हमें ये पॉइंट्स याद रहेंगे ना, वहाँ हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सॉरी, अथॉरिटी में मीटिंग में हमने क्या बात की कि जनाब मीटिंग के लिए चेयरपर्सन कहेगी डीजी से कि सबको कॉल करो मीटिंग के लिए। कोरम क्या है, 1/2 होना ज़रूरी है। फुल मेंबर्स का कोरम से मुराद होता है कि मीटिंग कब बुलाई जा सकती है, कब सब उस पर बैठ सकते हैं, कम से कम 1/2 मेंबर्स होने ज़रूरी हैं। उसके बाद मीटिंग को प्रिजाइड कौन करेगा, चेयरपर्सन, वो नहीं होंगे, वाइस चेयरपर्सन वो नहीं होंगे, तो जिसको चेयरपर्सन ने नॉमिनेट किया होगा। उसके बाद अगर किसी भी टॉपिक के ऊपर फैसला लिया गया है तो इक्वल वोट्स आ रहे हैं दोनों तरफ से, तो कास्टिंग वोट किसका होगा, जो भी उस मीटिंग को उस टाइम पे प्रिजाइड कर रहा होगा उसका होगा। उसके बाद डीजी उस तमाम का रिकॉर्ड अपने पास रखेगा, ठीक है। लास्टली उसने कहा कि नो एक्ट डिसीजन ऑर्डर प्रोसीडिंग्स ऑफ द अथॉरिटी और अ कमेटी कंस्टिट्यूटेड बाय द अथॉरिटी शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय अ पर्सन बाय रीजन ऑफ वैकेंसी और डिफेक्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अथॉरिटी और द कमेटी। कोई भी एक्ट, कोई भी डिसीजन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी प्रोसीडिंग इस अथॉरिटी की इनवैलिड नहीं करार दी जाएगी महज इस वजह से कि आप कहो कि इस अथॉरिटी को बनाने में इसकी कॉन्स्टिट्यूशन में ही कोई डिफेक्ट था, ये कोई एक्सक्यूज ना हुआ। ये हमारे पास आ गई, हमने सेक्शन 7 पढ़ लिया मीटिंग ऑफ अथॉरिटी। अब डीजी की भी बात कर लेते हैं कि डीजी जिसको हमने इतना पावरफुल देखा है कि जनाब वही चेयरपर्सन उसको कह रहे हैं अगर मेल होंगे बाद में कि आपने मीटिंग कॉल करनी है, सबको बुलाना है, ठीक है, और तमाम रिकॉर्ड आपने रखना है। तो चेयरपर्सन जो वो डीजी जो होंगे डायरेक्टर जनरल सेक्शन 8 उनसे डील करता है। वो कह रहे हैं चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करता है, ये मैं अभी ऊपर आपको बता चुकी हूँ। डीजी को कौन अपॉइंट करेगा, वो चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं डीजी को, ठीक है। हु शैल बी एन ऑफिसर ऑफ, कम से कम उनका 19 स्केल होना चाहिए और उससे ऊपर भी हो सकता है। और वो ये भी हम कल वाले उसमें इलेक्शन में देख चुके हैं, या तो वो पैस के मेंबर हों या वो पीएमएस के मतलब ऑफिसर होने चाहिए, पैस के ऑफिसर होने चाहिए, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशंस वो कह रहे हैं जैसे प्रिस्क्राइब की गई हैं वो उनकी होनी चाहिए, और या फिर चेयर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं वो डिटरमाइन करें। उसके बाद जो डीजी हैं ये रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, इस एक्ट को कैरी आउट करवाना, लागू करवाना, इस पे अमल दरामद कराना। उसके बाद डीजी शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग, एक तो हमने पढ़ा था डीजी मेंबर भी हैं और डीजी सेक्रेटरी भी हैं। डीजी शेल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग सेक्रेटरियल फंक्शंस, ठीक है, अथॉरिटी को सपोर्ट भी करेंगे और सेक्रेटरियल फंक्शन भी परफॉर्म करेंगे। उसके बाद डीजी ने क्या करना है, शेल एक्सरसाइज सच पावर्स एज आर मेंशन्ड इन एक्ट में जो भी पावर्स मेंशन है डीजी की वो तमाम उन्होंने एक्सरसाइज करनी है, और वो अपनी पावर्स को डेलीगेट भी कर सकते हैं, मतलब अपने किसी सबॉर्डिनेट को भी वो दे सकते हैं कि ये मेरे ये वाले काम आप कर लो। सही हो गया, ये हमारे पास डीजी साहब थे। उसके बाद कमेटी की हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी कि कमेटी जो इस एक्ट के तहत बनाई जाएगी, राइट।
तो वो कह रहे हैं कि अथॉरिटी बनाती है कमेटी को। द अथॉरिटी में कॉन्स्टिट्यूट सच कमेटीज, जो उसको लगता है कि कुछ ज़रूरी काम करवाने के लिए, कुछ स्पेसिफिक काम, जैसे कि होर्डिंग से रिलेटेड कोई काम देखना है हमने, ठीक है, तो ज़रूरी है तो वो कमेटी को बना सकती है। कौन बनाएगी? अथॉरिटी बनाएगी। और कमेटी को पावर्स भी फिर कौन देगी? अथॉरिटी देगी। उसके बाद है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी। अब अथॉरिटी जो है, इसके पावर्स क्या हैं और इसके फंक्शंस क्या हैं। अथॉरिटी क्या क्या कर सकती है? देखिए, वो अथॉरिटी क्या है भाई, वो सब कुछ कर सकती है। खैर एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर भी कि अथॉरिटी क्या क्या कर सकती है। सबसे पहले हम सब सेक्शन 1 देखते हैं, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अथॉरिटी में, सेक्शन 10 में, subject to the provisions of that and rules or regulations from thereunder, the authority may exercise such powers and take such measures as may be necessary for carrying out the purpose of the act। इस एक्ट को कैरी आउट करवाने में, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने में अथॉरिटी को जो भी ज़रूरी इकदामात लगे, अथॉरिटी वो इकदामात ले सकती है, ये उसके पास पावर है। पहली बात, और किस्सा ही खत्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है, तो वो जो मर्जी करवाए। दूसरा, विदाउट प्रेजुडिस थ्रू द जनरलिटी प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 1, अथॉरिटी और क्या क्या कर सकती है? अथॉरिटी शेल, हम एक जल्दी देख लेते हैं क्या क्या करेगी ये। ओवरसी, सुपर हेड एंड मॉनिटर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ, वो तमाम नजरें सानी रखेगी जो भी एक्ट लिए, जो भी नीचे वाले लोग हैं ना एक्शंस ले रहे हैं इस एक्ट की जो प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए, उनके ऊपर वो नजर रखेगी। अथॉरिटी अपॉइंट करेगी हियरिंग ऑफिसर को, अभी हमने ऊपर पढ़ा। अथॉरिटी जो है वो अपॉइंट करती है अथोराइज्ड ऑफिसर को, ऊपर पढ़ा। अथोराइज्ड ऑफिसर का स्केल क्या होना चाहिए? 18वें स्केल से कम नहीं होना चाहिए। हियरिंग ऑफिसर का क्या स्केल था? 17 स्केल था। उसके अलावा अथॉरिटी क्या करती है? असेसमेंट भी करवाती है। कंडक्ट सिचुएशन असेसमेंट। सिचुएशन असेसमेंट का क्या मतलब होता है? असेसमेंट होता है तखमीना कारी कराना, असेस करवाना। सिचुएशन, किसी सिचुएशन में कोई सिचुएशन दे दी गई है उनको और कहा गया कि इसको असेस करके बताओ, ठीक है, कि होर्डिंग कहीं पे हो रही है, कहीं पे प्राइस का मसला हो रहा है किसी खास डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी खास डिवीजन के अंदर, ठीक है। सिचुएशन असेसमेंट वो करवा सकती है। सिस्टमेटिकली गैदर एंड एनालाइज द रेलिवेंट डाटा, डाटा को मंगवा भी सकती है, एनालाइज भी कर सकती है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। अथॉरिटी ये भी कर सकती है। अथॉरिटी इंक्वायरीज भी कर सकती है जो उसे लगता है कि ज़रूरी है, कोई किसी भी किस्म की इंक्वायरी। अथॉरिटी अपॉइंट एंड ट्रेन द एम्प्लॉयज़, जैसे कि आईओ ईओ भी इन्होंने भर्ती किए हैं, अपॉइंट करती हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती हैं। क्यों? कि वो अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करें। कौन सी ड्यूटीज़? इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए जो भी बनाए गए हैं रूल, उनकी वो उनको ड्यूटीज़ बता दी गई हैं, अफसर जितने भी हैं उनको। उसके अलावा रोल्स, जुरिस्डिक्शन एंड जॉब डिस्क्रिप्शन एम्प्लॉयज़ के जितने भी, अब आपको पता है कि जो ईपीओ है वो कौन जारी कर सकता है? ईओ। आईओ नहीं कर सकता। ये किसने बताया हमें? अथॉरिटी ने जॉब डिस्क्रिप्शन आपको बताई है कि आईओ की ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, ईओ की ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, और हमारे पास जनाब जो है हियरिंग अफसर की ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, एसडीओ की ये जॉब, ये अथॉरिटी बताती है, ठीक है। उसके अलावा ये क्या करती है? टेक मेजर टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज में डिसिप्लिन रहे, इसका भी उसमें ख्याल रखना होता है। हायर एंड डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इंगेजमेंट ऑफ सच एक्सपर्ट्स कंसल्ट एडवाइजर्स एज में बी रिक्वायर्ड। ऑफिसर्स के अलावा किसी भी मौके पे आपको किसी भी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी है, जैसे कि समझ लें वो करवाना होता है, ऑडिट करवाना होता है, ठीक है, या और भी मशवरा लेने के लिए किसी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ी है तो वो भी उसको हायर कर सकती है अथॉरिटी। इन्फोर्समेंट स्टेशंस को एडमिनिस्टर करती है। इन्फोर्समेंट स्टेशंस किस लेवल पे बनते हैं? सब डिविजनल लेवल। हेड कौन होता है उसका? एसडीईओ। उनको तो एडमिनिस्टर करती है। उसके अलावा प्रोवाइड द गाइडलाइंस, ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बोर्ड हमने पढ़ा भी डेफिनेशन में, डिस्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी बोर्ड, उसको भी ये गाइडलाइन दे सकती है कि आप ना इस तरह से काम कर लो, ठीक है जी, ताकि इस एक्ट के जो प्रोविजंस है उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करवाया जा सके। और अथॉरिटी क्या कर सकती है? सुपरवाइज, मॉनिटर एंड रिव्यू द प्रोग्रेस। ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रेस की रिव्यू भी कर सकती है कि दिखाओ जरा जी इतना अर्सा गुजर गया, आपने क्या क्या काम किया, कितनी कोई इन्फोर्समेंट हो गई है। परफॉर्मेंस देख सकती है, जो बोर्ड बना है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, इन्फोर्समेंट स्टेशन की परफॉर्मेंस देख सकती है, ठीक है। असाइन एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द इन्फोर्समेंट स्टेशन, ठीक है, किसी भी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर दे कि वो मदद फ्राहम करे इन्फोर्समेंट स्टेशन में जाकर। उसके अलावा कोई भी नेसेसरी मेजर जो उसको लगता है, ये हमने सब सेक्शन 1 में भी पढ़ा है, जो उसको लगता है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए लेने चाहिए वो ले सकती है। बजट एस्टिमेट्स भी गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकती है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने में इतना इतना खर्चा आएगा। जैसे अब आईओ ईओ की सैलरी होगी, उन लोगों के यूनिफॉर्म्स, गाड़ियाँ आई हैं, व्हीकल्स आई हैं, बाइक्स आई हैं, ठीक है, इन्फोर्समेंट स्टेशन जो बने हैं, ये तमाम ये सारे बजट में आ जाते हैं। अगर कोई विसल ब्लोअर ने कोई खबर दिया उसको भी तो ज़्यादा रिवॉर्ड देना पड़ेगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद डिफाइन द पेक्यूनियरी लिमिटेशंस ऑफ द एम्प्लॉयज टू इम्पोज द फाइन्स। ये देखें, अब आईओ भी आपको पता है आई फाइन इम्पोज कर सकता है, ईओ भी, बट दोनों की लिमिट कितनी है? आईओ किस हद तक फाइन इम्पोज कर सकता है, ईओ किस हद तक फाइन इम्पोज कर सकता है, ये कौन हमें बता रही है? अथॉरिटी ने हमें यहाँ पे अथॉरिटी बताती है ये हमें।
सैंक्शन द पेमेंट ऑफ रिवॉर्ड टू एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को या किसी भी एम्प्लॉय को उसकी अच्छी परफॉर्मेंस पे या किसी पर्सन जैसे कि विसल ब्लोअर को जो भी आपने पेमेंट देनी है रिवॉर्ड के तौर पे, उसकी मंजूरी भी कौन देती है? अथॉरिटी देती है। सही हो गया जी। उसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज सच अदर फंक्शंस एंड पावर्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। इसके अलावा और कोई भी ऐसा काम वो कर सकती है जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए से कहे कि अथॉरिटी ये काम भी करो या ये काम भी करवाओ, वो उसे करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि जनाब सेक्शन 3 की अथॉरिटी अपनी पावर जो है वो और फंक्शन डेलीगेट कर सकती है। बस याद रखना किस किस को कर सकती है? डीजी को या फिर चेयरपर्सन और ऑफ द बोर्ड का चेयरपर्सन कौन हमने पढ़ा था? डिप्टी कमिश्नर, उसको या फिर अथोराइज्ड ऑफिसर को। इनमें से किसी को भी अथॉरिटी अपनी पावर क्या कर सकती है? डेलीगेट कर सकती है। उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज ऑफ द अथॉरिटी। अथॉरिटी के एम्प्लॉयज कौन कौन से होंगे? वो कह रहा था अथॉरिटी में ऑन इट्स ओन और थ्रू डीजी के जरिए से या फिर खुद या फिर अथोराइज्ड में ऑफिसर के जरिए से या खुद या डीजी के जरिए से अथोराइज्ड ऑफिसर के जरिए से एम्प्लॉयज को अपॉइंट करेगी जो उसे लगेगा कि ज़रूरी हैं इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। ठीक है। और किस तरह से अपॉइंट करेगी? इन सच मैनर या इन सच टर्म्स एंड कंडीशन जो गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में बताई होंगी। ठीक है जी। उसके अलावा अथॉरिटी में बाय रेगुलेशंस प्रोवाइड फॉर एफिशिएंसी डिसिप्लिन, अकाउंटेबिलिटी, एम्प्लॉयज की अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है, डिसिप्लिन उनके अंदर जरूरी है। अथॉरिटी चीज़ को मेक श्योर करेगी और इसके लिए वो क्या बनाएगी? रेगुलेशंस बनाएगी। अथॉरिटी में लैंड और बोरो एनी ऑफ इट्स एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय एनी अदर डिपार्टमेंट डेपुटेशन की बेस पे भी ले सकती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा ही हुआ है पीरा के फर्स्ट बैच में। बहुत से जो लोग हैं जैसे उनको डेपुटेशन पे ले लिया गया। जैसे अब देखें आप लोग तो अब एसडीओ के लिए जो हम लोग जाएंगे ये हम रिक्रूटमेंट के जरिए से जा रहे हैं ना। फिलहाल जो एसडीओ हैं उन्हें डेपुटेशन पे ही लिया गया है। ठीक है। उनकी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो नहीं हुई ना। तो अथॉरिटी के पास ये पावर भी थी कि वो पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट के तहत किसी भी एम्प्लॉय को किसी भी डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे ला सकती है। ये था हमारा चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 जिसको हमने सेक्शन नंबर 11 तक कंप्लीट कर लिया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। असल में जो शुरू के चैप्टर्स हैं ये तो हमें वैसे ही अच्छे से समझ आने चाहिए कि अथॉरिटी कौन है, बोर्ड कौन है, कमेटी कौन है, अथोराइज्ड ऑफिसर कौन है, क्योंकि पूरा एक्ट इन्हीं लोगों ने संभालना है ना, पूरा डिपार्टमेंट इन्हीं लोगों ने संभालना है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि ये लोग कौन है, ये क्या कर सकते हैं, तब तक हम लोग मेरा नहीं ख्याल फिर उस एक्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। इसलिए जो इनिशियली सेक्शन होते हैं उनको तो आप लोग गौर से पढ़ा करें। ठीक है। जब खुद भी पढ़ रहे हो, अपने नोट्स भी बना रहे हो। अब आप लोगों ने क्या करना है, जैसे ये लेक्चर सुनना है साथ में पेन कॉपी लेके बैठना है, नोट्स बनाने हैं कि आपको पता है मेजर नाम पता चल गए जिन्होंने इस एक्ट को संभालना है कि ऑथोराइज्ड ऑफिसर इसको कौन अपॉइंट करेगा। उसके आगे लिख दें अपॉइंटेड बाय, डीजी अपॉइंटेड बाय। रीड करने में लगता है समझ आ रही है, बाद में चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। लिखा हुआ होना लगता है कि तो छोटा सा 4-5 तो लोग थे, अच्छा इसको ये अपॉइंट कर रहा है, इसको ये बस ठीक है। ठीक है। तो ये मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोगों की ही बेहतरी के लिए कि लिखें साथ में ना जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको। ठीक है जी। अगर अच्छी लगा हो लेक्चर तो इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, लोगों का फ़ायदा हो सके जो लोग सेशन जो है ना वो पेड सेशन अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ठीक है। टाइमिंग की इशू की वजह से, फीस के इशू की वजह से। तो ये है कि चले यूट्यूब पे लेक्चर पढ़ा है और लेक्चर आसानी से वो देख सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।